बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम की एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज से रिलेटेड है। और एमसीक्यूज में हमारे पास जो सबसे पहला एमसीक्यूज है उसको मैं यहां से रीड करता हूं। देखें, कहता है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड एट द मोस्ट इन द थर्ड शेल ऑफ द एलिमेंट। वो कह रहा है कि जो आपके पास तीसरा शेल है एलिमेंट्स का, उसके तीसरे शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में कि हमारे पास जो फर्स्ट वाला शेल होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड वाले में बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और थर्ड वाले में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो थर्ड शेल जो है हमारे पास उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपके पास चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज का जो पहला एमसीक्यूज है उसका बच्चों बी ऑप्शन बनेगा, यानी कि इसका आंसर 18 आएगा हमारे पास। दूसरा मैं रीड करने जा रहा हूं। देखें, दूसरा है व्हाट इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट किए हैं उससे हमें क्या मालूमात मिले हैं। तो बच्चों जब हमने डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट किए तो उससे हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है ना वर्ड डिस्कवर्ड, यानी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हुए। तो हमारे पास बच्चों इसका जो है सी ऑप्शन बनेगा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वर डिस्कवर्ड। तीसरा एमसीक्यूज जो है बच्चों मैं पढ़ने जा रहा हूं। तीसरा एमसीक्यूज है वी हैव आइसोटोप नोट बीन शो इन पीरियोडिक टेबल, यानी कि आइसोटोप्स जो है ये पीरियोडिक टेबल में शो क्यों नहीं किए जाते, जाहिर क्यों नहीं किए जाते। तो हमें पता है कि हमारे पास जो एक आइसोटोप होता है ना, जैसे ऑक्सीजन हमारे पास एक एलिमेंट है तो इसके बच्चों 2 आइसोटोप्स बनते हैं या 3 आइसोटोप्स बनते हैं, या हमारे पास हाइड्रोजन एक एलिमेंट है तो इस हाइड्रोजन एलिमेंट के जो है ना वो 3 आइसोटोप्स बनते हैं, जिसमें आपने पढ़ा है कि पहला प्रोटियम होता है, दूसरा बच्चों ड्यूट्रियम होता है और तीसरा हमारे पास जो है वो ट्रीटियम होता है। अब इन सबका ना एटॉमिक नंबर एक जैसा है, तो एटॉमिक नंबर एक जैसा होने की वजह से अब हम इन तीनों को तो पीरियोडिक टेबल में नहीं लिख सकते, इन तीनों में से एक की एवरेज निकाल के उसको लिखा जा सकता है। तो इसका हमारे पास बच्चों जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा नंबर सी, ऑल द आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर सो देयर इज नो नीड टू गिवन द सेपरेट प्लेस। यहाँ पे भी मैंने इसका आंसर लिख दिया, तो आप इसका सी ऑप्शन जो है वो टिक कर लेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 है, उसको मैं रीड कर देता हूं। विच पार्टिकल इज प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर इन द आइसोटोप, वो कौन से पार्टिकल है जो आइसोटोप में ना डिफरेंट नंबर में होते हैं। देखें हमारे पास हाइड्रोजन की जो मैंने 3 आइसोटोप लिखे ना, देखें इसमें एटॉमिक मास नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, आप एक में से एक को माइनस करेंगे आपके पास न्यूट्रॉन की तादाद 0 आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास जो ड्यूट्रियम है इसमें मास नंबर 2, एटॉमिक नंबर 1, 2 में से आप एक माइनस करेंगे इसके अंदर न्यूट्रॉन 1 आ जाएगा। हमारे पास जो ट्रीटियम है इसमें इसका मास नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर 1 है, आप 3 में से एक माइनस करेंगे आपके पास न्यूट्रॉन 2 आ जाएंगे। तो एक आइसोटोप के अंदर जो नंबर ऑफ डिफरेंट चीज होती है ना वो न्यूट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 होने की वजह से प्रोटॉन तो सबका एक जैसा ही होगा, सब में एक एक प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो सबके पास इलेक्ट्रॉन भी बच्चों एक एक ही होगा, ठीक है। तो इसमें जो न्यूट्रॉन है ना वो इसमें डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे आंसर बी बनेगा आपका। जो एमसीक्यूज नंबर 4 है उसका आंसर बी, न्यूट्रॉन आपके पास इसका जो है वो आंसर होगा। अब बच्चों मैं 5वां एमसीक्यूज जो है ना वो रीड करने जा रहा हूँ। 5वां एमसीक्यूज है इन विच आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन देयर आर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। कहता है वो ऑक्सीजन का वो कौन से वाला आइसोटोप है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो एक जैसी है। तो हमारे पास ऑक्सीजन 16 जो है ना, इसके अंदर ऑक्सीजन का ये वाला जो आइसोटोप है जिसका मास नंबर 16 होता है, इसके अंदर देखें अब आपके पास, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो आपको पता है कि 8 होता है, तो अगर आप 16 में से बच्चों मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो आपके पास न्यूट्रॉन तो आगे 8। अगर इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो हमारे पास प्रोटॉन भी 8 हो गए, अगर प्रोटॉन 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी 8 हो गए। तो ऑक्सीजन 16 जो है ना ये एक ऐसा आइसोटोप है जिसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 है, प्रोटॉन भी 8 है और न्यूट्रॉन भी 8 है। उसके बाद हमारे पास 6 नंबर पे बच्चों है व्हाट विल बी द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन गिवन द अबंडेंस ऑफ इट्स 2 आइसोटोप नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 14 आर 99.64 एंड 0.35 रिस्पेक्टिवली। कहता है कि वो नाइट्रोजन का जो मास नंबर होगा वो इनमें से कौन सा होगा, अगर हम नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 की उसने हमें एवरेज अबंडेंस बता दी है। अब वो कहता है जी एवरेज एटॉमिक मास निकालो, तो बच्चों इसका एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा 14.001। उसके बाद 7वां हमारे पास एमसीक्यूज है हाउ इज रेडियो कार्बन डेटिंग यूजफुल फॉर आर्चियोलॉजिस्ट, यानी कि आर्चियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो
क्या काम लेते हैं, मतलब जो है ना इसमें काफी सारे इसने ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें जो ऑप्शन बनेगा कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं ना उसकी एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो ऑर्गेनिक मैटर की एज को डिटरमाइन करते हैं। आठवां हमारे पास है व्हाट डज कीप द पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इंटैक्ट। वो कौन सी फोर्स होती है जो न्यूक्लियस को आपस में इंटैक्ट, न्यूक्लियस में जो पार्टिकल आपने पढ़ा है, न्यूक्लियस में दो किस्म के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वो कौन सी फोर्स है जो इन दोनों पार्टिकल्स को आपस में जोड़ के रखती है। तो हमारे पास जो है आठवें का ए ऑप्शन बनेगा, पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। पार्टिकल जो होते हैं एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से आपस में जुड़े हुए होते हैं। ऑप्शन नंबर 9 है बच्चों, हाउ डू इलेक्ट्रॉन कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम द अपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस। अपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर क्यों चले जाते हैं। हमने पढ़ा है कि एटम के सेंटर में ना न्यूक्लियस होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है प्रोटॉन। अब इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिवॉल्व करते हैं। अब रिवॉल्व करते हुए जो है ना, जब ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो रिवॉल्व करते करते ये आपस में यहाँ पे और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक दूसरे को बाज़ औक़ात पुश भी कर देते हैं, रिपेल भी करते हैं। तो रिवॉल्व करते हुए जो है ना ये न्यूक्लियस से दूर निकल जाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन बनेगा इसका 9 बनेगा, जिसका बी आंसर बन रहा है 9 का, बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि ये न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। 10वां हमारे पास बच्चों और लास्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, रुबेडियम कंसिस्ट ऑफ 2। रुबेडियम के 2 आइसोटोप्स हैं। वो कहता है जी RB30, RB85 और RB87, 2 आइसोटोप होते हैं। इसमें से जो हैवीएस्ट आइसोटोप है वो आपको पता यही नजर आ रहा है, क्योंकि इसका मास नंबर ज्यादा है, ज्यादा इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद भी ज्यादा होगी। तो इसमें से जो हैवीएस्ट है कहता है उसकी अबंडेंस क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ उसकी अबंडेंस है 27.8। तो हमारे पास ये बी ऑप्शन बनेगा। ये हमारे पास बच्चों चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो ये आपको समझा भी दिए हैं और आपके ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप यहाँ से देख के अपनी बुक पे निशान लगा सकते हैं। अभी हम चलते हैं बच्चों इसके शॉर्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 जिसको हम शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं उसकी तरफ, उसके क्वेश्चन आंसर जो है ना हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, उसका पहला जो क्वेश्चन है उसको मैं रीड कर रहा हूं। इसमें कह रहा है व्हाई इज इट सेड दैट, ऐसा क्यों कहा जाता है, दैट ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस, कि एटम का सारा मास जो कंसंट्रेट कर रहा होता है, जो मौजूद होता है, वो उसके न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। अब देखिए हमने पढ़ा है कि जो 2 हैवी पार्टिकल्स होते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दोनों का वेट आपस में बराबर है। प्रोटॉन का वेट जो है वो न्यूट्रॉन के वेट के बराबर होता है बच्चों। तो वो दोनों पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत हल्के तरीन पार्टिकल्स होते हैं, वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। तो असल जो वेट है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही है। इस वजह से 99.9% वेट जो है, मास जो है एटम का, वो न्यूक्लियस के अंदर ही कंसंट्रेट करता है, क्योंकि वहां पे ना हमारे पास 2 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए मैं इसको रीड कर रहा हूं, बिकॉज इट कंटेन 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स, proton and neutrons, which make the total mass of atom more than 99%, so the mass of an atom is almost concentrated in its nucleus। वही बात कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो उसके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, वो दोनों हैवी पार्टिकल्स हैं, उन दोनों का मास 99.9% होता है। इस वजह से एटम का मास जो है वो ज्यादा न्यूक्लियस के अंदर ही कंसंट्रेट करता है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, मैं उसको रीड कर रहा हूं, Why are the element different from one another? यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं ये एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों होते हैं। जैसे कार्बन का एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन से मुख्तलिफ क्यों है, ऑक्सीजन का एलिमेंट हाइड्रोजन से मुख्तलिफ क्यों है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से मुख्तलिफ क्यों है। अब हमने देखा है कि इनके एटॉमिक नंबर जो होते हैं ना बच्चों, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। एटॉमिक नंबर और मास नंबर इनके एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इस वजह से एटॉमिक नंबर और मास नंबर जब मुख्तलिफ होंगे बच्चों, तो इनमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो पार्टिकल्स हैं वो भी मुख्तलिफ होंगे। जो पार्टिकल्स मुख्तलिफ हो जाएंगे तो एलिमेंट भी मुख्तलिफ हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखें, एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो मुख्तलिफ होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तीसरे नंबर पे मेरे पास जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजी और बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं रीड कर रहा हूँ। हाउ मेनी न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन BI, यानी कि बिस्मत में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर वाले टॉपिक में बच्चों पढ़ के आए हैं कि न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालने का हमारे पास जो फार्मूला था ना, हाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो ये था कि n बराबर है A माइनस जी। ए कहते हैं मास नंबर को, Z कहते हैं एटॉमिक नंबर को। अब इसका मास नंबर है 210, एटॉमिक नंबर है 83। जब आप 210 में से 83 को माइनस करेंगे तो सिर्फ 127 बच जाएगा।
तो BI विस्मत के अंदर जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद आपके पास सिर्फ जो है वो 127 बच जाती है। बच्चों चौथा क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, कहता है व्हाई इज ट्रीटियम, जो ट्रीटियम है हाइड्रोजन का जो तीसरा आइसोटोप है जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 3 होता है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों कहलाता है। देखें अब जो पहला है उसमें एक प्रोटॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। दूसरे वाले में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। जो तीसरे वाला है ना जिसको ट्रीटियम हम कहते हैं, उसके अंदर बच्चों उसका जो मास नंबर है ना, ये देखिए यहां लिखा हुआ है 3 है और एटॉमिक नंबर 1 है। जब आप 3 में से 1 को माइनस करेंगे पीछे 2 न्यूट्रॉन्स बच जाएंगे। अब इसके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है। जिस पार्टिकल के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से ज्यादा होगी वो पार्टिकल रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाता है। इसी वजह से ट्रीटियम रेडियो एक्टिव क्यों है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन 2 है और प्रोटॉन 1 है। जिस पार्टिकल के अंदर भी न्यूट्रॉन ज्यादा और प्रोटॉन कम होंगे वो रेडियो एक्टिव बन जाएगा, बेशक उसका एटॉमिक मास 82 या 82 से ज्यादा ना भी हो। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग लॉजिक है। द न्यूक्लियाई ऑफ ट्रीटियम H13 इज अनस्टेबल ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। इट इमिट्स एक्सेस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। वही बात कर रहा है कि न्यूट्रॉन की तादाद जो है इसमें ज्यादा होती है, इस वजह से ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाता है। पांचवा और आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज के टॉपिक का, हाउ कैन एन एटम एब्जॉर्ब और इवोल्व एनर्जी। कोई एटम एनर्जी इवोल्व और एब्जॉर्ब कैसे करता है। देखिए बच्चों हमारे पास जो एटम का न्यूक्लियस होता है इसके बाहर जो है ये एनर्जी के ऑर्बिट्स होते हैं, एनर्जी के शेल्स होते हैं। इन एनर्जी के शेलों के अंदर हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग। इन एनर्जी के शेलों की एनर्जी भी एक जैसी नहीं होती, एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। और इनके अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, यानी कि के शेल का इलेक्ट्रॉन एल शेल में चला जाए, एल शेल का इलेक्ट्रॉन एम में चला जाए, या एम का इलेक्ट्रॉन जो है वो एल में आ जाए, या एल का इलेक्ट्रॉन के में चला जाए, तो जब ये ज्यादा एनर्जी वाले कम ऑर्बिट में और कम ज्यादा एनर्जी वाले कम में और कम एनर्जी वाले ज्यादा ऑर्बिट में जाते हैं, उस वक्त एनर्जी इवॉल्व और एब्जॉर्ब हो जाती है। तो मैंने लिखा है एटम ओनली इवॉल्व और एब्जॉर्ब एनर्जी। एटम उस वक्त एनर्जी इवॉल्व और एब्जॉर्ब करते हैं when it jumps from lower energy orbit to higher energy orbit, जब वो कम एनर्जी वाले मदार से ज्यादा एनर्जी वाले मदार में जाएंगे, एंड हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, जब वो ज्यादा एनर्जी वाले से कम एनर्जी वाले में जाएंगे उस वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। यहाँ पे हमने एक बात याद रखनी है कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने एनर्जी के ऑर्बिट में बच्चों रिवॉल्व कर रहा है उस वक्त तक एनर्जी इवॉल्व और एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये था हमारा आज का टॉपिक, चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर में हमने किए हैं। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर समझ आया होगा। इस तरीके से हमारी वीडियोस देखते रहें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।